हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को ईवीएस के साथ। ईवीएस का 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि 15 नंबर का आपका कंटेन हो जाता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी हो जाता है। फ्रेंड्स ये जो पेपर आपका है 28 दिसंबर 2021 में जो सीटेट का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था वो पेपर है पेपर 1। पेपर 1 में ही ईवीएस आता है ना, तो ऐसे भी आप लोगों को यहाँ पर पता है कि पेपर 1 चल रहा है हमारा। जो नए हमारे साथी इस चैनल पे है मैं उनको बता दूं, सीटेट का फ्रेंड्स हमारा चल रहा है यहाँ पर सीरीज। सीटेट का पीवाईक्यू का सीरीज चल रहा है 30 क्वेश्चन का। देखिए 28 दिसंबर से पहले जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे 16 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक वो सारे पेपर हमने करा दिए हैं। सीडीपी, ईवीएस और मैथमेटिक्स का पेपर 1 का वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज का जो ये हमारा सेशन है फ्रेंड्स 28 दिसंबर ईवीएस है, ठीक है। 28 दिसंबर का ईवीएस का है, 28 दिसंबर का सीडीपी और मैथमेटिक्स भी मैं करा चुकी हूँ। ईवीएस आज हम लोग करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप कर लीजिए। आपको दोस्तों एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और अभी सीटेट का हमारा सीरीज चल रहा है तो सीटेट एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप किसी नोट्स से पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू हो तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और पीवाईक्यू के लिए आपको कहाँ जाना है, कहाँ से पेपर डाउनलोड करना है, ये सारी चीज़ें या यहाँ पर टाइम वेस्ट न करके आप दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से सारी पीवाईक्यू को आप देख सकते हैं प्रॉपर आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का 61 से स्टार्ट होता है। इससे पहले 60 क्वेश्चन मैंने करा दिए सीडीपी और मैथमेटिक्स का। 61 में आपका क्वेश्चन है, किसी रोगी का घर X पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है Y पर स्थित है। मतलब घर X पर है, अस्पताल Y पर है। रोगी के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले A पर जाता है जो X के ठीक पूरब में 800 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ और राइट साइड ईस्ट वेस्ट, और आपका इधर वेस्ट हो जाता है लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट साउथ और इसको नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं कहाँ कैसे वो जा रहे हैं व्यक्ति, वैसे वैसे यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। देखिए ए पर जाता है, पहले वो कहाँ जाता है, एक्स से ए पर जाता है। एक्स पर मान लीजिए यहाँ पर है और एक्स से ए पर ठीक पूरब में 800 मीटर पर जाता है। हमने यहाँ पर बना लिया तो ए पर ये पहुँच गया। फिर वो क्या करता है, बी पर जाता है। बी जो है ठीक ए के दक्षिण में 600 मीटर की दूरी पर है। तो ए का देखिए, ए का दक्षिण कौन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और ये 600 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ बी पर पहुँच गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 150 मीटर की दूरी पर है। तो बी का पश्चिम यानी कि देखिए मैंने बताया ना कि इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट हो जाता है, और इस प्रकार से फ्रेंड्स ये नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा और ये आपका साउथ। तो बी का वेस्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड, और 150 मीटर की दूरी पर जाता है। देखिए ये लाइन मैंने छोटी बड़ी क्यों ली है, जो डिस्टेंस एक अपना रेफरेंस ले लेंगे। अगर हमने 800 मीटर वाली लाइन को इतनी बड़ी ली है तो 600 मीटर ऑब्वियसली उससे छोटी होगी, 150 मीटर और उससे ऑब्वियसली छोटी होगी 600 मीटर वाली लाइन से। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको करना है, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर वो सी पर पहुँच जाता है, ठीक है। अंत में वह वाई पर अस्पताल में पहुँचता है जो सी के ठीक उत्तर में, सी के ठीक उत्तर किधर हो जाएगा, ऊपर, जो 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। यहाँ पर पहुँच जाता है वाई पर, ये वाई हो जाता है। अब देखिए ये एक्स था और ये आपका वाई हो गया। तो अब पूछ रहा है कि अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा क्या है। तो आपको यहाँ पर देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। घर के सापेक्ष अस्पताल की दिशा क्या है, वो अलग आंसर हो जाएगा। अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा क्या है, ये अलग आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अस्पताल के सापेक्ष घर की दिशा पूछा गया है, तो अस्पताल वाई हो गया। इसके रिस्पेक्ट में मतलब यहाँ पर अपने आप को खड़ा कर लीजिए, आप यहाँ खड़ा हो जाइए और यहाँ से आप घर को देखिए, घर किधर पड़ रहा है, किस डायरेक्शन में, ठीक है। और घर के सापेक्ष कहता तो घर के पास आप खड़े हो जाते हैं, यानी वाई पर खड़े होकर आप देखेंगे कि वाई किधर है। लेकिन यहाँ पर अस्पताल के सापेक्ष पूछा गया, यानी वाई पर आप खड़े होइए और देखिए कि ये एक्स किधर पड़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये वाला आ रहा है ना कहीं, है ना। यहाँ पर आपका जो है डायरेक्शन कहीं ना कहीं ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये। और इधर नॉर्थ है,
और इधर वेस्ट है और इसके बीच में क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम बोलिए या पश्चिम उत्तरी, पश्चिम उत्तर आएगा। पश्चिम उत्तर ऑप्शन अब देखिए कहाँ है, उत्तर पश्चिम है ना, या पश्चिम उत्तर, उत्तर पश्चिम, ये ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाला पक्षी। अब देखिए, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कौन करता है, मैना। ठीक है, मैना जो है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, और उल्लू जो है वो मतलब मैक्सिमम अपनी गर्दन को मोड़ लेता है पीछे तक, ठीक है, लेकिन मैना जो है झटके से आगे पीछे कर लेता है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 63, यहाँ पर क्या है, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी। देखिए वही आ गया जो अभी हमने बताया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कौन, उल्लू। उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, लेकिन जो मैना है झटके से आगे पीछे अपनी गर्दन को करता है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 64। ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है ना। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बनने होते हैं, मतलब ऐसे निकले हुए टाइप से, ताकि वो टच करके वो फिल करके देख सके। ठीक है, उभरे हुए होने के कारण मतलब कि वो थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, जिसे वो टच करके पता कर लेता है बच्चा कि मतलब क्या लिखा हुआ है। तो दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छू कर पढ़ लेते हैं। यह लिपि आधारित है, यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, 6 बिंदु पर आधारित होता है। ठीक है, 6 बिंदु पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसको आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 65, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 65। यहाँ पर क्या है, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गाँवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यहाँ घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, लकड़ी का घर 3 से 4 मीटर ऊंचा, 10 से 12 फुट ऊंचा, जैसे भी कहे, बांस के खंभों बना हुआ। तो ये जो जगह है असम, तो असम देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 4 में है, तो 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, असम आपका हो जाएगा। असम में बांस के खंभों पर 3 से 4 फुट ऊपर, 3 से 4 मीटर ऊपर अंदर से भी लकड़ी का घर बना होता है। बारिश वहाँ ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखते ही आप असम पर टिक करेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो बहुत ही फेमस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, और ये आप सभी लोगों को पता है कहाँ है, उत्तराखंड में। बहुत बड़ा पार्क है, उत्तराखंड का बहुत ही फेमस पार्क है। तो आप पे जाएंगे उत्तराखंड के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए फ्रेंड्स क्या है, 3 विभिन्न स्थानों जहां की जलवायु एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न है के मकानों के विवरणों पर विचार कीजिए। मतलब कि 3 विभिन्न स्थान की बात करनी है जहां की जलवायु बिल्कुल एक दूसरे से क्या अलग है, वहां के मकान के बारे में आपको विचार करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लेह लद्दाख में मकान पत्थर के 2 मंजिले के बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है। फर्श लकड़ी और छत सपाट होती है क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ते हैं। मनाली में मकान बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। मकानों को लकड़ी और पत्थर से बनाया जाता है। राजस्थान में गांवों के लोग मिट्टी से बने मकान जिनकी छत कटीली झाड़ियों को बंद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो अगर आप देखते हैं तो सी ऑप्शन तो सही है, राजस्थान में ऐसा होता है, मतलब जहाँ पर कटीली झाड़ियों और मिट्टी के मकान, क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो आपका जो है वो सी ऑप्शन आपका सही है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर एक और ऑप्शन आपका ए भी सही है, क्योंकि लद्दाख में भी क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने के कारण मकान पत्थर के 2 मंजिले बनाए जाते हैं। पहले मंजिल पर सामान और जानवर को रखा जाता है और फर्श लकड़ी का बना होता है। तो ये सही है और सी सही है। देखिए, मनाली में बांस के खंभों पर नहीं, असम में बनाए जाते हैं ना, असम में मकान जो है बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, मनाली में नहीं। तो ये ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। ए और सी आपका सही है। ए और सी सही है तो किसके साथ आप जाएंगे? ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। 68 की अगर हम बात करें, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए जीव पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, कछुआ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अब देखिए, अन्य से भिन्न यहाँ पर कौन है भाई? मछली जो है, कछुआ है ना, घड़ियाल, बतख, ये सब पानी में रहने वाले हैं। बट कौवा जो है बिल्कुल डिफरेंट है, ये पानी में नहीं रहते हैं। तो कौवा आपका 3rd ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन। 69 क्वेश्चन आपका है,
हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, हाथी के बारे में आपको पढ़ना है ना ईवीएस में। हाथी के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या पढ़े हैं और क्या सही है, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका 69 क्वेश्चन है वो क्या है। एक झुंड में 20 से 25 हाथियाँ रहती हैं। एक झुंड में कितनी, 20 से 25 नहीं, 10 से 12 ही हाथियाँ रहती है ना, हथिनियाँ रहती है। तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया ना। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं। ऐसा नहीं, 4 से 5 वर्ष तक नहीं, 10 से 12 वर्ष तक वो रहते हैं, है ना। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। बिल्कुल, 100 से 200 केजी तक ये खाते हैं। किसी हथिनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी जो होती है ना, वही उसका क्या होती है, हेड होती है। हेड मतलब वो फैसला लेगी, है ना। तो सी और डी आपका ऑप्शन सही है। सी और डी अगर ऑप्शन सही है तो आप ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। 70 क्वेश्चन 70। अब देखिए यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, अक्टूबर से दिसंबर ये सबसे बेस्ट होता है मधुबनी, मतलब कि मधुमक्खी पालन के लिए। मधुबनी मैं बोल रही हूँ, मधुबनी जो है फ्रेंड्स बिहार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है, ठीक है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, वो फेमस है मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो मेरे को माइंड में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मधुमक्खी पालन की बात की गई है, तो अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है सबसे बेस्ट होता है मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर है कि किसी पर्यटक ने उडुपी से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन उडुपी से 20 बजे चली। 20 बजने का मतलब 8:20 पर चली। अगले दिन 17/10 यानी कि 16 को चली, 16 को चली और 17 को पहुँचती है 4:20 पर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा फ्रेंड्स कि यहाँ पर यानी कि 8:20 पर ट्रेन खुलती है 16 को और पहुँचती कितना है, कितना बजे, 4:20 शाम को पहुँचती है, सुबह को नहीं, शाम को। और ये शाम को 8:20 में खुलती है और शाम को 4:20 में दूसरे दिन पहुँचती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले टाइम निकालिए, कितना टाइम लगा। 8:20 पर अगर शाम को ट्रेन खुलती है तो सुबह 8:20 पर कितना टाइम हो जाएगा, सुबह 8:20 पर। सॉरी फ्रेंड्स फॉर डिस्टर्बेंस, कॉल आ गया था इसलिए मेरे को पॉज करना पड़ा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको बताती हूँ, आप लोग को भी डिस्टर्बेंस हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि 8:20 पर ट्रेन शाम को खुलती है, सुबह 8:20 पर। आप बताइए कितना टाइम हो जाएगा। अगर ये PM से सुबह AM की अगर मैं बात करूं तो ये टाइम कितना हो जाएगा, 8:20 से 8:20, 8:20 शाम से 8:20 सुबह तक 12 घंटे हो जाएंगे ना, ये 12 घंटे हो गए, ठीक है। अब देखिए, सुबह में 8:20 से लेकर के शाम में 4:20 तक सेम डे, ये भी PM है और ये भी PM है। यानी कि 16 को रात में 8:20 में खुली तो 17 को सुबह में 8:20 में 12 घंटे हो गए। अब 17 को 8:20 से 17 को शाम में 4:20 तक कितने टाइम होंगे, तो 8:20 से 4:20 कितने टाइम हो जाएंगे, यहाँ पर 8 घंटे हो जाएंगे। 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, है ना, 4 बजे। तो यानी कि आपके 8 घंटे हो गए। तो 12 घंटा इधर हो गया और 8 घंटा इधर हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, 20 घंटा हो गया। यानी कि टाइम कितना लगा, 20 आवर लगा। और डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1440 किलोमीटर, 1440 किलोमीटर। तो भाई औसत चाल पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना है आप लोगों को तो पता चल गया, 1440 बट्टा टाइम है 20 घंटा। तो ये आपका कट जाएगा और यहाँ पर 72 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड निकल कर आया। बट आपका तो आंसर दिया है फ्रेंड्स, एक दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये तो होगा नहीं। बाकी मीटर पर सेकंड में दिया है, तो देखिए 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर बदलेंगे तो 5/18 से आप इंटू करा दीजिए। तो 8 × 72 और 4 × 20 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि किलोमीटर को फ्रेंड्स आप जब मीटर में बदलेंगे तो 1000 से इंटू कराइए। देखिए एक तरीका ये मैंने बता दिया, एक तरीका और मैं बता देती हूँ। जैसे 72 किलोमीटर है ना, तो 72 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से, और टाइम क्या था, आवर में था, तो इसको अगर आप पर आवर था ना तो आवर नीचे आ जाएगा, तो आवर को सेकंड में करेंगे तो 60 × 60, एक बार 60 से इंटू कराएंगे तो मिनट में, फिर से 60 से इंटू कराएंगे तो सेकंड में। अब इन सबको आप काटिए, ठीक है।
3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप यानी कि इसको 1000 लेकर ऐसे चलिए तो ये फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 इंटू ऊपर में 5 ये 18 है ना। तो इसलिए आप याद रखिए 5/18 से इंटू कराना होगा अगर किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72। यदि भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचे तो कोलकाता के सापेक्ष चंडीगढ़ की दिशा क्या होगी। आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, ये मैप वाला आपका क्वेश्चन है। किसका है? मैप वाला आपका क्वेश्चन है। यदि भारत के मानचित्र पर कोलकाता पश्चिम बंगाल, अब देखिए जो कोलकाता है फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इधर है ना पश्चिम बंगाल, और चंडीगढ़ पंजाब यहाँ पर है ना। कोलकाता यहाँ पर है, मतलब नीचे में यहाँ पर बंगाल और यहाँ पर आपका है चंडीगढ़। तो वो कह रहे हैं कि अगर सीधा लाइन खींचे तो ये डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर कहीं ना कहीं नॉर्थ और वेस्ट होगा, है ना। अब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट का ऑप्शन आपके सामने दिया है, उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैप से क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो मैप को थोड़ा सा आप देख लीजिए डेली, अगर 2 मिनट भी एक बार देख लेते हैं ना मैप तो सारा आपके माइंड में हो जाएगा कि कौन कहाँ है, ठीक है। देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है ना कि अपने स्क्रीन पर जो हमें स्क्रीन होता है ना मोबाइल का, उस पर हमने क्या किया है कि इंडिया का मैप हमने लगा लिया है। क्योंकि जब भी आप मोबाइल ओपन करते हो, क्योंकि आपके पास हमेशा मोबाइल होता है, आप ओपन करते हैं देखते हैं, तो एक बार 2 मिनट कभी भी आप कहीं भी आप ट्रैवल में हो या आप के पास कभी भी टाइम है 2-4-5 मिनट का, कहीं आप ऑटो में हो या आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, है ना। और वहाँ पर देखेंगे तो एक बार वो माइंड में पिक्चर बन जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम 73। निम्नलिखित प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। देखिए प्याज की खेती के लिए क्रम पूछा गया है कि पहले क्या किया जाएगा, फिर बाद में क्या किया जाएगा, उसके बाद। जो बच्चे गांव से हैं और जो खेती करते हैं उनको तो ये चीज़ें बहुत ही ईजी लगेगी और आसान होगी। और बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, बीज बोना, तो देखिए पहले ही बीज नहीं बोया जाता है। खरपतवार निकालना, खरपतवार कौन होता है, जो उसमें मतलब उस पौधे के साथ, जैसे हम प्याज का प्लांट लगाना चाह रहे हैं, प्याज की खेती कर रहे हैं, तो प्याज के अलावा कोई और दूसरे अगर प्लांट उग जाते हैं तो हमारे लिए क्या हो गए, खरपतवार हो गए, उनको हटाना होगा, ठीक है। प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना यानी मृदा को पोला यानी नरम करना, सॉफ्ट करना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। तो आप सभी लोग कॉमन सेंस भी लगाइएगा ना, तो प्याज को पहले थोड़ी उखाड़ा जाएगा, पहले प्याज की खेती करेंगे तो पहले तो प्याज होगा तब तो उखाड़ेंगे। तो यहाँ पर यह तो ऑप्शन पहले नहीं हुआ। देखिए मृदा को पोला यानी कि नरम करना, पहले मिट्टी को नरम करेंगे, फिर बीज लगाएंगे, है ना, फिर खरपतवार जैसे जैसे मतलब कि हमारा प्याज बड़ा होगा तो साथ में अगर और भी कोई प्लांट उगेंगे तो उनको हटाएंगे। तो नंबर 1 पर डी, नंबर 2 पर ए, फिर आपका हो जाएगा बी। फिर प्याज के ऊपरी सूखी हुई पत्तियों को काटकर लास्ट में हटाया जाता है, पहले उखाड़ा जाता है। पत्ती काट देंगे तो उखाड़ेंगे कैसे, पहले उखाड़ेंगे प्याज को और उसके ऊपर का जो डंठल होता है, पत्ती होता है, उसको हम काट के हटाते हैं। तो उसके बाद ई और लास्ट में आपका सी। देखिए लास्ट में सी और पहले क्या हो जाएगा, पहले आपका होगा डी, तो डी तो पहले है और सी भी सब में है, ठीक है। उसके बाद ए होगा, डी के बाद आपका क्या होगा, बीज को बोएंगे, फिर डी फिर ए फिर बी, डी ए बी और ई और लास्ट में सी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर 4 राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका 4 राइट ऑप्शन है। आगे हम देखते हैं 74 में क्वेश्चन है, कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक शाहबलूत वृक्ष में नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है आपसे पूछा गया है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि नहीं पाया जाने वाला कौन है। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, तो ऐसा नहीं है, इसका जड़ अत्यधिक गहराई तक नहीं जाता है। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होना, तो मतलब ये ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है, बट ये चीज़ें तो होती हैं। जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, यानी गहराई तक उसका जड़ काफ़ी गहराई तक जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं हमसे पूछा गया है। तो जो गलत होगा वही हमारा आंसर होगा। पेड़ के तने में पानी एकत्रित होता है, तो ये भी बात सही है। पत्तियाँ बहुत कम, इसके पत्ती बहुत कम होते हैं, रेगिस्तानी ओक है तो पत्ती तो बहुत कम होंगे। बड़ी और बहुत सारी पत्तियाँ होना, अब देखिए 2 ऑप्शन यहीं पर दे दिया है, तो दोनों में से आपको तो पता है ना कोई एक ही होगा। इसमें दे दिया बहुत कम पत्ती और बहुत ज़्यादा पत्ती, दोनों कैसे होगा,
है ना। तो बहुत कम पति होता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा पति नहीं होता है, और नहीं आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 75 तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। अब देखिए तमिलनाडु कहाँ है, पिक्चर से फिर से क्वेश्चन, मतलब इंडिया मैप से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया ना आपसे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इंडिया मैप का पिक्चर अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। और ये रट कर नहीं याद हो जाते हैं, बार बार आप देखेंगे आपके माइंड में उसका पिक्चर बन जाएगा पूरा, कौन सा स्टेट कहाँ है, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब कि बेस्ट रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कौन सा मतलब कि निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु का पूछा गया है, तो देखिए आपका जो तमिलनाडु है कहाँ है, यहाँ पर केरल होता है, ठीक है। और तमिलनाडु के पास में यहाँ कर्नाटक आपका हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटक, ठीक है। और आंध्र प्रदेश, ठीक है, मतलब ये साउथ का आपका हो गया। महाराष्ट्र नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, महाराष्ट्र नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर उड़ीसा नहीं होगा, उड़ीसा तो बिल्कुल आपका यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है उड़ीसा, तो उड़ीसा नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और इसमें देखिए गुजरात, गुजरात भी देखिए यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर गुजरात आता है, तमिलनाडु यहाँ पर नीचे में है, तो ये भी नहीं ऑप्शन होगा। तो आप केवल ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगाते हैं ना, तो भी आप बता पाएंगे कि ये होगा, क्योंकि केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश तीनों ये साउथ और नीचे तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के पास में यही आपका राज्य आता है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं 76 में है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं करते हैं थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, अपने में से कौन सा संसाधन का उपयोग करेंगे। देखिए चीज़ें हम जो बनाते हैं करते हैं, एक क्या है, थीम है। ईवीएस के 6 थीम मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। थीम और उप थीम कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो ये थीम होते हैं फ्रेंड्स, और सब थीम कौन कौन होते हैं, और किस थीम के कितने सब थीम होते हैं, ये सब हमने शॉर्ट वीडियो में बताया है, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। चीज़ें हम जो बनाते करते हैं थीम है, और इस थीम के अंतर्गत हम बच्चे को चाय बनाने के लिए कुल्हड़ बनाना सिखाना चाहते हैं, तो कौन सा संसाधन का उपयोग हम करेंगे। सामुदायिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मीडिया संसाधन, प्राकृतिक अब देखिए मीडिया संसाधन प्राकृतिक तकनीकी का कोई मतलब नहीं है, सामुदायिक संसाधन की यहाँ पर बात होगी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान एवं स्थिर है। अब देखिए ये बिल्कुल सही है, विज्ञान ज्ञान की इकाइयों एवं ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ऐसा नहीं। विज्ञान संगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, विज्ञान संगठित ज्ञान की इकाइयों एवं गत्यात्मक है। आपका यहाँ पर सबसे जो सर्वोत्तम वर्णन है, सभी तो सही है, लेकिन सर्वोत्तम वर्णन पूछा गया वो है कि विज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है एवं स्थिर, ठीक है। आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट नहीं, विज्ञान, क्योंकि स्थिर दे दिया ना, स्थिर दे दिया तो ये फिर गलत हो जाएगा। सुव्यवस्थित ज्ञान तो सही है, बट स्थिर दे दिया तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। विज्ञान ज्ञान की इकाइयों ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया, ये सर्वोत्तम आपका वर्णन हो जाएगा, सर्वोत्तम वर्णन आपका 2 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 78 में आपका जो क्वेश्चन है, हाँ देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, मैंने सुव्यवस्थित ज्ञान को देखकर बताने लगा फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन साथ में फिर हमने देखा कि स्थिर लिखा है, तो विज्ञान स्थिर थोड़ी है, तो इसलिए हमको लगा कि ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि स्थिर विज्ञान नहीं होता है। सर्वोत्तम वर्णन आपसे पूछा गया, तो सर्वोत्तम इन सब में से यही होगा। देखिए संगठित ज्ञान बोल रहा है यहाँ पर, ये नहीं होता है। सुव्यवस्थित ठीक है, विज्ञान ज्ञान की इकाई है एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है, ये ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 78 की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कथन जो है ईवीएस सीखने का वर्णन करते हैं। पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति, क्या ये वर्णन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन मतलब कि ये सही है। अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशल को साझा करना, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण, ये तो सही है फ्रेंड्स। हमें लगता है यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ना, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, जानकारी प्राप्त करना ईवीएस सीखने का ये वर्णन नहीं करता है 2000 यानी कि एनसीएफ 2005।
जानकारी इकट्ठा करना, इन्फॉर्मेशन जो है निगेटिव टैगवर्ड हो जाता है। तो आपका ए सही है, आपका बी सही है, क्योंकि कौशल को साझा करना, विचार और कौशल को साझा करना पॉजिटिव वर्ड है, और ज्ञान सक्रिय निर्माण करना ये भी पॉजिटिव। ए बी डी आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा, ए बी डी ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं 79 में निम्न में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करते हैं? पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला क्या एक विषय है? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, विषय इसको नहीं बोला गया है। कक्षा 1 से 5 में अध्ययन किए जाने वाला एक विषय है, कक्षा 1 में अध्ययन किए जाने वाला एक विषय नहीं। EVS जो है कक्षा 1 से 5 तक थोड़ी अध्ययन किया जाता है, 3 to 5 यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय, बिल्कुल ठीक है। पर्यावरण पढ़ाने वाला ये क्या नहीं, बच्चे को सिखाने वाला है भाई। बालक के परिवेश से संबंधित, बिल्कुल उससे आसपास से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें पढ़ाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। ऐसे फोर्थ को भी देख सकते हैं, विभिन्न उपथीम से संबंधित एक विषय, नहीं उपथीम इसमें थोड़ी है, थीम भी तो है, उपथीम भी। बालक के परिवेश से संबंधित, ये पॉजिटिव दोस्तों आपका आंसर होगा। 80 क्वेश्चन नंबर 80, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है। मतलब मेहमान आते हैं तो उसे यही उम्मीद किया जाता है कि चाय बनाकर पिलाएगी, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मतलब भाई से नहीं किया जाता है, मतलब घर में मम्मी जो होती है वो यही सोचती है कि जो बेटी है वह चाय बना कर लाए, बेटे को कभी नहीं बोलती है कि चाय बना कर लाओ, मेहमान आए हैं। ऐसा क्यों? क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? ऐसा क्वेश्चन पूछती है रीता जो है अपने टीचर से। तो ऐसा जो क्वेश्चन रीता अपने टीचर से पूछ रही है, तो क्या ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? नहीं, क्योंकि विद्यार्थी की सृजनात्मकता को पोषित करते हैं। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, मतलब ऐसा नहीं, ये निगेटिव आपका हो जा रहा है, तो ये गलत आंसर है, ठीक है। नहीं, क्योंकि विद्यार्थी रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि EVS में हम रोज़मर्रा से संबंधित ही तो क्रियाकलाप पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उससे बोला जाता है चाय बनाने के लिए, भाई से नहीं उम्मीद किया जाता है, तो भेदभाव हुआ ना, ठीक है। समानता और भेदभाव से रिलेटेड ये मुद्दा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे परिवेश से ही रिलेटेड मुद्दा हुआ, तो इसलिए ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 81, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए जल संरक्षण से संबंधित कहानी, कविता और गीत इकट्ठा करें। अब देखिए, कहानी, कविता और गीत इकट्ठा करने से जल संरक्षण को सही तरीके से हम नहीं समझा सकते हैं। जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को देखकर चर्चा करना कि कहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है, इससे भी जल को हम नहीं अच्छे से पढ़ा सकते हैं। वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाएं। उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग तथा उसके बिना कर सकते हैं, मतलब जल के बिना कर सकते हैं और जल से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या होगा? यहाँ पर होगा थर्ड ऑप्शन, वे वो परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा ना, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 82, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चरी चरी आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, यह क्या है? मतलब कि जब बच्चे जाते हैं ना टूरिस्ट प्लेस पर टूर करने जाते हैं, तो कभी कभी जंगल या मतलब कि जू वगैरह का भी भ्रमण करते हैं। तो रात का समय हो गया था, चरी चरी की आवाज़ आ रही थी किसी कीट से, तो पूछ रही है क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, सितारों के चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? मतलब अगर आप टीचर हैं तो एक बच्ची पूछती है चरी चरी की आवाज़ ये क्या है, और दूसरा विद्यार्थी उसी में आंसर दे देता है कि ये सितारों के चमकने की आवाज़ है, जो सितारे चमक रहे हैं। तो आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को सही बताएंगे कि यह कीट की आवाज़ है? क्या ये बात आप विद्यार्थी को बताएंगे कि यह कीट की आवाज़ है? अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रियाएं साझा करने को कहेंगे, ये बिल्कुल सही होगा। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षा में विद्यार्थी सही उत्तर सीख लेंगे। विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजे आवाज़ कहाँ से आ रही है, नहीं। अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे, ये ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। 83 में क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोग के परिणाम प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके। प्रयोग मतलब के अंत में दिए जाने चाहिए। प्रयोग कह रहे हैं ना कि पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोग का जो रिजल्ट है वो कब देना चाहिए? प्रयोग के अंत में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल रिजल्ट नहीं देना चाहिए। कोई भी प्रयोग बच्चे कर रहे हैं तो उसका आंसर, जैसे आपने देखा होगा ना मैथ्स का बुक में क्या होता है, पीछे में आंसर लिख दिया जाता है, बच्चे वो आंसर देख करके और किसी भी तरह कैलकुलेशन करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो अपना निष्कर्ष अपना दिमाग को नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए आंसर मतलब उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो नहीं दिया जाना चाहिए कि क्या होगा, ताकि बच्चे खुद वो अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुँचे। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 84। आपके विद्यालय का भगवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पट्टियाँ इकट्ठी करता है और जलाते हैं। जो भगवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पट्टियाँ इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं, जलाते हैं। आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, आप क्या करेंगे? अब देखिए, एक टीचर जो है, टीचर से एक बच्चे इस तरह का शिकायत करते हैं, तो आप टीचर के नाते क्या करेंगे? विद्यार्थी को समझाएंगे कि भगवान बगीचे के कचरे को कम कर रहे हैं? नहीं। विद्यार्थियों से सूखी पत्तियां इकट्ठा करने में भगवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। भगवान से बात करेंगे कि ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा न करे क्योंकि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि वो इस समस्या को सुलझाए क्योंकि इससे विद्यालय का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सूखी पत्ती को ना इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम है, उस खाद बनेगा, है ना, तो उसमें और सहायता करने के लिए कहेंगे विद्यार्थियों को। ऑप्शन 2 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 85। निम्न में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तथ्य है? विद्यार्थी समूह में कार्य करेंगे, ये सहयोगात्मक होगा, ये क्या बेटर होगा? तो फ्रेंड्स ये तो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। ठीक है, विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे के साथ सहायता करते हैं, ये तो सहयोगात्मक में आपका सही होगा। विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये आपका दोनों सही हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, समूह में कार्य करने का मतलब वो अपने समूह में मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो सहयोगात्मक अधिगम तो हुआ नहीं, सहयोग की बात की जा रही है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपका हो गया दूसरे की सहायता करना, समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करना, ताकि एक दूसरे को सहयोग कर पाएंगे, सीख पाएंगे, सिखा पाएंगे। तो सी और डी आपका राइट ऑप्शन, यानी कि थर्ड के साथ आप जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 86 में आपका क्वेश्चन है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती हैं कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देती हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीकों से साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़कर, धोड़े यानी कपड़े धोने का लकड़ी का बेट, धोड़े बोलते हैं, कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखा, मतलब अलग अलग तरीके से। निम्न में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? अब इस पर कौन सा वो मतलब कि चर्चा करवा सकती है? विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए इस पर वो चर्चा करवाएगी। तो फ्रेंड्स ये बात नहीं होगा। असमानता को उजागर हम क्यों करेंगे? विद्यार्थियों को घर के अनुभव पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना, ये राइट ऑप्शन है। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विभिन्न संदर्भ प्रदान करने के लिए, बिल्कुल, यानी अलग अलग तरीके हो सकते हैं उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। तो बी सी डी तीनों ऑप्शन सही है, और ये ऑप्शन दोस्तों 2 में है, इसलिए 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 87 में, निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करता है? पढ़ाना और ज्ञान की व्याख्या करना। देखिए, पढ़ाना और ज्ञान की व्याख्या करना, व्याख्या करने से कुछ नहीं होगा, ये रचनावादी कक्षा नहीं इसको बोलेंगे। विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, प्रश्न करना और व्याख्या करना, व्याख्या वाला नहीं होगा आपका, विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना। तो बी और डी आपका ऑप्शन 2 में है, और ऑप्शन 2 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 88 में क्वेश्चन है, कथन पर्यावरण अध्ययन एक विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी पर्यावरण अध्ययन विषय है, कैसा विषय है? एकीकृत विषय है, अनुशासित नहीं, अंतर विषयक नहीं, एकल विषय नहीं है, ये एकीकृत, इसमें विज्ञान, इसमें सामाजिक विज्ञान, सबको इसमें समावेश करके पढ़ाया जाता है। एकीकृत, आप याद रखिएगा, पर्यावरण एकीकृत विषय है। 89 अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही है। वो विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसलों के प्रकारों के बारे में पूछती है। एक विद्यार्थी कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक चिड़िया ने उसके घर की बालकनी पर घोंसला बनाया था, लेकिन उसकी मम्मी ने यह कहकर उसे हटा दिया कि बालकनी टहनियों और चिड़ियों की बीट से गंदी हो रही है। अध्यापिका को क्या करना चाहिए? एक बच्चा, मतलब अध्यापिका विभिन्न प्रकार के घोंसलों पर चर्चा कर रही होती है, तो वो विद्यार्थियों से उनके द्वारा देखे गए घोंसले के प्रकार के बारे में पूछती है। तो एक विद्यार्थी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने घर के बारे में कि मेरे घर में बालकनी में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, लेकिन हमारी मम्मी ने उसको हटवा दिया कि गंदी, मतलब कि बालकनी जो है वो गंदा हो जाएगा। ठीक है,
तो अध्यापिका को इस पर क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की मम्मी से बात करके उसे बताना चाहिए कि उन्होंने घोंसला हटाकर गलत किया। अब देखिए ये बात तो नहीं आप करनी चाहेंगे, बच्चों को ना हमें सिखाना है, समझाना है। अब उनके पेरेंट्स को तो हम नहीं जाएंगे समझाने के लिए उसी टाइम कि चलो आप तुम्हारी मम्मी से बात करते हैं, बोलते हैं नहीं हटाना चाहिए, ये तो नहीं बोलेंगे। विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करके उन्हें समझाना चाहिए कि चिड़िया के घोंसले नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए, ये बात कर सकते हैं दोनों को साथ में। अब उसी टाइम हम विद्यार्थी की मम्मी से बात नहीं करने लगेंगे, है ना। ये इससे बेटर ये होगा कि विद्यार्थी और अभिभावक के लिए कार्यशाला का आयोजन करेंगे, है ना। और आयोजन में सभी लोग आएंगे, उस समय हम क्या करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे तो समझेंगे। स्पेशली उस बच्चे की मम्मी को बुला करके हम नहीं बोलेंगे, सभी के पेरेंट्स को और सभी बच्चों को एक साथ हम आयोजन कराकर उसमें हम बता सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर होगा। विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों के साथ नज़दीकी पक्षी अभिभावकों को अभ्यावरण घूमकर पक्षियों के घोंसले का अवलोकन करने के लिए करना चाहिए, ऐसा नहीं। और विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि मम्मी ने सही किया क्योंकि चिड़िया को, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट आपका क्वेश्चन है 90। यहाँ पर विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी अपेक्षा की जा रही है? अब बताइए। सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, ट्रैफिक नियम का पालन करना, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। यानी बच्चा जो है वो किसकी उपेक्षा कर रहा है? अपने पापा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो अपने पापा से यही उपेक्षा करे। अच्छा, इसमें मल्टीपल ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो बच्चा क्या कर रहा है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इसके लिए वो नहीं होगा क्योंकि लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद करने देना चाहिए, ये उसके टीचर ने पढ़ाया है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया है। तो ईंधन का विवेकपूर्ण प्रयोग, या तो पेट्रोल बचेगा, है ना, ये बच्चा सोचेगा उसके बारे में। पर्यावरण के लिए चिंतित होगा, ट्रैफिक नियम का पालन के बारे में नहीं सोचेगा क्योंकि जो उसको टीचर पढ़ाई थी स्कूल में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के बारे में पढ़ाई थी और बोली थी कि लाल बत्ती होने पर रुक जाना चाहिए। इससे क्या होगा? पर्यावरण भी हमारा प्रदूषित नहीं होगा और साथ में ईंधन भी बचेगा। तो 2 चीज़ सी और डी के बारे में वो सोचेगा, यानी कि सी और डी आपका ऑप्शन थर्ड में है और थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका रहा ईवीएस और ईवीएस 28 दिसंबर 2021 का ये पेपर था, ठीक है। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। और इससे पहले वाले सारे पेपर मैंने करा चुके हैं, ईवीएस और मैथ्स पेपर 1 का ही और सीडीपी, ये मैंने तीनों कराया है 16 दिसंबर से लेकर के, और ये आज 28 दिसंबर तक कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स सारे पेपर, ईवीएस मैथ्स और आपके सीडीपी का पेपर 1 का। जितने भी सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम में पेपर आया था 16 से 28 तक कंप्लीट हो चुके हैं और आगे 29 दिसंबर का जो पेपर होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही होगी मेरी वीडियो, आपको काम आ रही होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। अगर आप नहीं किए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लाइक करते हो तो उससे हमें पता चलता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।